गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं हम। स्वागत है आपका A1 एकेडमी में। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त भी रहिए, तंदुरुस्त भी रहिए, है कि नहीं। तंदुरुस्त रहेंगे तब तो पढ़ने में मजा आएगा। चलिए, इससे पहले के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, क्लास 11, और आप सभी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। पार्ट 1 में लगभग हम सभी 20 क्वेश्चन देखे, बड़ा मजा भी आया। बड़ा मतलब मार्केट के बारे में हम लोग को समझ में भी आया कि क्या वैल्यू होता है, कैसे मार्केट किया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, कुछ कुछ हम लोग जाने हैं कि नहीं। चलिए, आज पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसी के साथ हम सभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 का ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन यानी 21 नंबर। इक्विटी उत्पोषण क्या है, उदाहरण के साथ इसकी अवधारणा समझाएं। व्हाट इज द इक्विटी फाइनेंसिंग, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल। एग्जांपल के साथ बताना है बच्चों कि इक्विटी उत्पोषण क्या होता है, और ये बोलने का मतलब है कि इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है। तो देख सकते हैं बच्चों, कितना बढ़िया सा आंसर लिखा हुआ है। इक्विटी उत्पोषण वो प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी अपने स्वामित्व का हिस्सा यानी शेयर बेचकर पूंजी जुटाती है, और जिसमें कंपनी को उधार नहीं लेना पड़ता है और ना ही ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, यानी बोला गया है कि कोई एक ऐसा कंपनी बनाया जाता है या फिर हिस्सा को बेच करके पूंजी जुटाई जाती है। ठीक है, या अपने कंपनी में स्वामित्व का हिस्सा शेयर बेचकर यानी कंपनी के कुछ हिस्से को बेच करके पूंजी को जुटाई जाती है, यानी जमा किया जाता है। इसमें कंपनी को उधार नहीं लेना पड़ता है और ना ही ब्याज देना पड़ता है। जब हम किसी से पैसा लेंगे तब तो उसको ब्याज देंगे, जब लेंगे ही नहीं तो कहां से देंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यदि कोई कंपनी 20 लाख रुपए जुटाने के लिए अपने शेयर जनता को बेचती है तो इसे इक्विटी उत्पोषण कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल, ये होता है करेक्ट आंसर। यानी ना उसे किसी को लोन देना पड़ा और ना ही किसी से कर्जा लेना पड़ा। इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, इक्विटी फाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। देख सकते हैं, इक्विटी उत्पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख करें। मेंशन द मेन टाइप्स ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। देखिए बच्चों, मुख्य प्रकार बोला है तो पहला पब्लिक इक्विटी, दूसरा प्राइवेट इक्विटी, तीसरा वेंचर कैपिटल, एंड फोर्थ एंजल इन्वेस्टमेंट, एंड फिफ्थ रिटेन अर्निंग। ये होता है इक्विटी फाइनेंसिंग का मुख्य प्रकार। ठीक है, याद रखेंगे, पब्लिक इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल होता है, एंजल इन्वेस्टमेंट होता है और रिटेन अर्निंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। इक्विटी वित्त पोषण के लाभ की चर्चा कीजिए। डिस्कस द एडवांटेज ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। ऋण का बोझ नहीं बढ़ता है। ऋण का बोझ बोलने का मतलब जब हम ब्याज लेंगे ही नहीं तो ब्याज भरेंगे कहां से। जब ब्याज ले लिया और भर नहीं रहे तो उसका बोझ लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। दूसरा, ब्याज देने की आवश्यकता नहीं। जब हम किसी से कुछ कर्जा नहीं लिए हैं, जब किसी से कुछ उधार नहीं लिए हैं तो किसी को देने का दरकार है क्या? बिल्कुल नहीं है बच्चों। वही बोला कि ब्याज देने की आवश्यकता नहीं। जोखिम निवेशकों में बांट जाता है। जब हम कहीं पे कुछ लिए नहीं है किसी से, ना मुझे कुछ देना है, तो रिस्क इज शेयर्ड अमॉन्ग इन्वेस्टर। ठीक है, बोला गया जोखिम निवेशकों में बांट जाता है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इक्विटी उत्पोषण के नुकसान क्या क्या है? जब हम लोग जानते हैं बच्चों की जब किसी चीज का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो पहला तो डिसएडवांटेज ये है, स्वामित्व में कमी आ जाता है। जब हम अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा को बेचते हैं, भाई मेरे कंपनी को नुकसान तो होता है ना कहीं तो नुकसान होगा। शेयर को बेच रहे हैं तो भाई क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि मेरी कंपनी डूबने वाली है, तो बेच करके हम अपनी कंपनी को बचाते हैं। दूसरा, नियंत्रण कम हो जाता है, यानी प्रोडक्शन कम हो जाता है, मतलब उसका वैल्यू कम हो जाता है। तीसरा, लाभांश देना पड़ सकता है। चौथा, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में प्रभावित। अब जैसा बाजार है वैसा बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 25। वित्तीय साधन किसे कहते हैं? इनके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मेंशन इट्स डिफरेंट टाइप। देख सकते हैं बच्चों कि कितना बढ़िया से आंसर लिखा हुआ है। वित्तीय साधन वे दस्तावेज है, अनुबंध होते हैं जो वित्तीय मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एक तरह का दस्तावेज होता है या फिर अनुबंध होता है जो वित्तीय मूल्य को प्रतिनिधित्व, मतलब वहां पे
दिखाता है या दर्शाता है। जैसे ऋण साधन जिसे हम लोग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इक्विटी साधन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, एंड नेक्स्ट डेरिवेटिव्स, ठीक है, जिसे हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वित्तीय साधन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय साधन की चर्चा कीजिए। मतलब वित्तीय साधन, ठीक है, वो भी कैसा, महत्वपूर्ण। सम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है। तो देख सकते हैं बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय ये है, एक होता है शेयर लेना, ठीक है, दूसरा बॉन्ड होना, तीसरा डिवेंचर होना, एंड चौथा म्यूचुअल फंड। क्या इन सभी के बारे में आप सभी नहीं सुने कि नहीं सुने? सम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर करना, बॉन्ड्स बनना, ठीक है, डिवेंचर्स होना, उसके बाद म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड के बारे में कौन नहीं जानते, बच्चे जानते हैं लगभग, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। स्टॉक की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है बच्चों, जमा करके रखना, आम भाषा में बोला जाए। स्टॉक किसी कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। स्टॉक धारक को लाभांश, मतदान अधिकार और पूंजी वृद्धि का लाभ मिलता है। देखिए बोले ना, पूंजी वृद्धि का लाभ मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 28। कुछ महत्वपूर्ण स्टॉक के नामों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस कंपनी के बारे में कौन नहीं सुनते, जियो स्मार्ट के बारे में कौन नहीं जानते, बताइए, सभी जानते हैं। टीसीएस कंपनी के बारे में कौन नहीं सुनते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस के बारे में कौन नहीं जानते, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। स्टॉक की प्रमुख विशेषताएं को लिखिए। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक। नंबर 1 स्वामित्व अधिकार होता है, ऑप्शन बी मतलब 2 नंबर लाभांश का अधिकार होता है, 3 नंबर पूंजी वृद्धि की संभावना होती है, एंड 4 नंबर शेयर बाजार में लेन देन योग्य होता है। स्टॉक यानी जब आपके पास जमा बहुत ज्यादा है तो उसकी विशेषता क्या है, स्वामित्व का अधिकार या ओनरशिप का राइट्स मिल जाता है आपको। दूसरा राइट्स टू डिविडेंड्स हो जाता है, यानी लाभांश का अधिकार, यानी आपको पता है कि कितना प्रॉफिट होगा। तीसरा पूंजी वृद्धि की संभावना। अब पूंजी वृद्धि, अगर मान लिया जो आलू का बोरा, जहां पे एग्जांपल अगर ले लिया जाए, आलू 25 रुपए केजी मिल रहा लेकिन कहीं पे नहीं मिल रहा और आपके पास बहुत ज्यादा है स्टॉक में, तो आप उसे अगर 30 रुपए भी केजी बेचोगे ना तो बिक जाएगा। बिकेगा कि नहीं बिकेगा, वही तो बोला गया, पूंजी वृद्धि की भी संभावना हो सकती है और लाभांश का भी अधिकार होगा। जब ये सब होगा तो शेयर बाजार में लेन देन का योग्य भी तो आपका बढ़ेगा, बिल्कुल आपका बढ़ेगा। इसे ही कहते हैं स्टॉक की प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्टॉक के लाभ को लिखना है। कैसे लाभ होता है बच्चों, तो आप देख सकते हैं, राइट द एडवांटेज ऑफ स्टॉक। आंसर है उच्च रिटर्न की संभावना, यानी पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स होता है, डिविडेंड्स आय होता है, तीसरा पूंजी में वृद्धि होता है, और चौथा अधिक लिक्विडिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 31। स्टॉक की सीमाएं क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ स्टॉक। देख सकते हैं उच्च जोखिम होता है, मूल्य में उतार चढ़ाव भी होता है, विशेषज्ञ की आवश्यकता भी होती है, और बाजार पर निर्भरता भी होती है। कि स्टॉक में जो आपके पास बचा हुआ है जितने भी सामान, इसका लिमिटेशन क्या होता है, कितने समय तक। तो ये बड़ा उच्च जोखिम का काम भी होता है, मूल्य में उतार चढ़ाव भी होता है, विशेषज्ञ की आवश्यकता भी होती है, बाजार पर भी निर्भर करता है क्या वो बिक पाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32। बॉन्ड क्या होता है बताइए। आप सभी नहीं जानते कि बॉन्ड क्या होता है। जब कोई जमीन खरीदता है तो बॉन्ड बनता है, घर लेता है तो बॉन्ड बनता है, जब गाड़ी खरीदते हैं तो बॉन्ड बनता है, हर चीज का एक बॉन्ड बनता है। इनके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज बॉन्ड, मेंशन इट्स डिफरेंट टाइप। आंसर देख सकते हैं बच्चों, बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसमें निवेशक सरकार या कंपनी को निश्चित ब्याज पर पैसा उधार देते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह का बॉन्ड है। अब बॉन्ड बोलते तो जमीन ही नहीं, गाड़ी ही नहीं, घर ही नहीं, बल्कि बॉन्ड बोलने का मतलब कि बॉन्ड एक प्रकार का ऋण साधन है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं ना तो हमसे एक बॉन्ड बनवाता है, ठीक है, कि हमें रिटर्न भी करना है, तो वही बोला गया, जिसमें निवेशक सरकार या कंपनी को निश्चित ब्याज पर पैसा उधार देता है। जैसे सरकारी बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड हो गया, एंड कन्वर्टिबल बॉन्ड हो गया। देख सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड एंड कन्वर्टिबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों,
देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कि बॉन्ड की प्रमुख विशेषताएं क्या है। बॉन्ड की प्रमुख विशेषताएं को लिखना है। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा आंसर? नंबर 1 निश्चित ब्याज होता है, ऑप्शन बी परिपक्वता अवधि होता है, ऑप्शन सी कम जोखिम होता है, एंड डी नियमित आय होता है। ये 4 प्रमुख विशेषता है किसका? एक बॉन्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए 34, बॉन्ड का लाभ क्या है? बॉन्ड बनने से लाभ क्या होता है? तो देख सकते हैं सुरक्षित निवेश होता है। बॉन्ड बनने से हमें ये पता चलता है या ये लिखा हुआ रहता है उस दस्तावेज में कि हमें देना कितना है, ठीक है, या लेना कितना है। तो सुरक्षित निवेश होता है। दूसरा नियमित ब्याज आय होता है कि समय के अनुसार हमें या नियम के अनुसार हमें उतना ब्याज को भरना है। एंड तीसरा हो जाएगा बच्चों कि पोर्टफोलियो में स्थिरता रहता है। एंड चौथा जोखिम कम रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका ब्याज है लगभग 40,000 रुपये लिए हैं और आपको हर महीना 4,000 रुपया करके भरना रहेगा। 4,000 कुछ पैसा करके भरना, मतलब 4,000 कुछ रुपया करके भरना रहेगा 10 महीने का। आपका 10 महीने का क्या है, 10 महीने तक आपको भरना है 4,000 रुपया करके, ठीक है, 4,000 कुछ रुपया और करके, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो देना है। लेकिन अगर ये बॉन्ड नहीं बना रहेगा और जो आपका एजेंट रहेगा वो आपसे 5,000 भी ले सकता है, 6,000 भी ले सकता है। आपसे 6,000 लेकर के वहाँ 4,000 कुछ दिखाएगा, बाकी वो खुद रख लेगा, ठीक है। इसलिए अब के समय में बॉन्ड बनता है जिसके लिए मतलब कंपनी भी सुरक्षित रहती है और जो कंपनी जिन्हें मतलब लोन देती है वो भी सुरक्षित रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 35 नंबर, बॉन्ड की सीमाएं क्या है? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बॉन्ड? नंबर 1 रिटर्न सीमित होता है, मतलब रिटर्न सीमित होता है यानी जो 10 महीने बोला है ना, 10 महीने के अंदर ही आपको 40,000 रुपया रिटर्न करना है। दूसरा महंगाई का प्रभाव। तीसरा ब्याज दर पर परिवर्तन से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 36, निजी लागत एवं सामाजिक लागत की अवधारणा को स्पष्ट करता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट को बताना है। तो देख सकते हैं बच्चों कि निजी लागत क्या होता है। निजी लागत बोलने का मतलब वो लागत जो उत्पादक या उपभोक्ता स्वयं वहन करता है। स्वयं वहन करने का मतलब कि निजी लागत जो हम लोग खुद से खर्च करते हैं या खुद के लिए करें या दूसरों के लिए करें। दूसरा सामाजिक लागत, निजी लागत प्लस बाहरी लागत वो सामाजिक वहन कहलाता है, ठीक है। प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट देख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, बाह्यता क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक बाह्यता की चर्चा कीजिए। व्हाट इज द एक्सटर्नलिटी? डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। बाह्यता वह प्रभाव है जो किसी व्यक्ति की क्रिया का दूसरा पर पड़ता है जिसका भुगतान नहीं किया जाता है। यानी बाह्यता बोलने का मतलब यह है बच्चों कि जो किसी व्यक्ति की क्रिया का दूसरे पर पड़ता है, यानी किया कोई और दूसरे पर पड़ गया गलती से, ठीक है, या गलती से पड़ गया या फिर जानबूझकर पड़ गया, तो जिसका भुगतान नहीं किया जा सकता है। धनात्मक बाह्यता क्या होता है? जिसमें समाज को लाभ होता है, वो शिक्षा से हो। ऋणात्मक बाह्यता क्या होता है? जिससे समाज को हानि होता है, जैसे प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों, उपभोग, उत्पादन, तकनीकी और आर्थिक बाह्यता से संक्षिप्त टिप्पणी बताएं। देखिए टिप्पणी हम लोग शॉर्ट में समझाएं हैं, शॉर्ट में बताएं, लेकिन आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, इतना शॉर्ट लिखेंगे तो मार्क्स भी शॉर्ट मिलेगा, ठीक है। हम समझाने के लिए इतना शॉर्ट लिखे हैं, लेकिन आप ये शॉर्ट वाला गलती नहीं करेंगे। तो उपभोग बाह्यता क्या होता है? ठीक, देखिए बोला है ना उपभोग, तो उपभोग बाह्यता क्या होता है? उपभोग का प्रभाव दूसरों पर होता है, जैसे धूम्रपान से हानि। सिगरेट पीते कोई और है, उसे नुकसान हो या ना हो, लेकिन जो स्मेल को ले रहा उसे जरूर नुकसान होता है। दूसरा उत्पादन बाह्यता, उत्पादन से दूसरा पर प्रभाव पड़ता है, जैसे फैक्ट्री प्रदूषण। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन जाती है, जो उसके मालिक है उससे तो प्रॉफिट होता है, लेकिन वहां का वातावरण तो प्रदूषित हो रहा, वहां के लोगों को तो तकलीफ होती है ना, इसे ही कहते हैं हम लोग उत्पादन बाह्यता। तीसरा तकनीकी बाह्यता, नई तकनीक से लाभ और हानि होता है। चौथा आर्थिक बाह्यता, आर्थिक गतिविधि से अप्रत्यक्ष लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। बढ़िया आंसर मिला है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, बाह्यता की समस्या के समाधान के उपाय लिखिए। जो बाह्यता होता है यानी एक्सटर्नलिटी होता है, इसकी समस्या को समाधान कैसे किया जाए इसका उपाय लिखना है। तो पहला उपाय कर एवं सब्सिडी से, दूसरा सरकारी नियमन से, तीसरा प्रदूषण नियंत्रण से, चौथा
निजी सौदे से और पांचवा जन जागरण से। ठीक है, नेक्स्ट। और प्यारे बच्चों, आज का यानी इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं, बाजार की विफलता का क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय फेल्यूर ऑफ मार्केट? जब मुक्त बाजार संसाधनों का कुशल आवंटन नहीं कर पाता है और समाज के लिए सर्वोत्तम परिमाण उत्पन्न नहीं करता है तो इसे बाजार विफलता कहते हैं, यानी मार्केट का फेल्योर कहते हैं। देखिए कितना अच्छा बात बोला गया बच्चों, जब मुक्त बाजार संसाधनों का कुशल आवंटन नहीं कर पाता, यानी बाजार में बहुत बड़ा बाजार है लेकिन वहाँ पे सभी चीज़ों का साधन नहीं है, समाज के लिए सर्वोत्तम परिमाण उत्पन्न नहीं है, जो समाज में लोग हैं उन्हें जिस सामान की जरूरत है उस बाजार में जब नहीं मिल पाती है तो ये उस बाजार का क्या है? फेल्योर है, वही बोला गया है। तो इसे बाजार का विफलता कहा जाता है, याद रखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आज का क्लास में बड़ा मजा आया है, मुझे भी मजा आया, मेरे मुझसे भी मजा आया और देखते आपको कितना मजा आया है कि नहीं बच्चों? तो चलिए इसके बाद हम सभी मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कल तो संडे है प्यारे बच्चों, कल तो क्लास ऑफ रहेगा। मिलते हैं हम सभी मंडे को। अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।